आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले संजय जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बजट से जो उम्मीदें थी, कितना खरा उतरा आपकी नज़रों में बजट ये? तो देखिए विपुल जी, बजट से दो उम्मीदें थी। एक तो इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाया जाएगा, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन इतना ब्लॉकबस्टर अनाउंसमेंट आएगा, ये उम्मीद से ज्यादा मिला हम लोगों को। जी। तो वो मैं समझता हूँ बजट का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉजिटिव है, और आज के नैरेटिव को ज्यादातर वही डोमिनेट करेगा। लेकिन जो दूसरी उम्मीद थी मेरी बजट से, वो ये कि ये एनडीए के तीसरी टर्म की पहली फुल बजट थी, जी। और हमें अपने इकोनॉमी को थोड़ी सी और गति प्रदान करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने की अब बिल्कुल अर्जेंट जरूरत है। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद इमीडिएटली ना हो, लेकिन एक पर्सपेक्टिव प्लान जिसमें कि कुछ ठोस कदम बताए जाएंगे जो कि हमारी इकोनॉमी को और गति प्रदान करे। वो मैंने देखा कि बजट में, बजट स्पीच में तो वो नहीं दिखा मुझे। तो वो मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट था ओवरऑल। हालांकि कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ कुछ कदम उठाएंगे सरकार, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा। लेकिन ये ओवरऑल मतलब मैं समझता हूं कि वर्ड्स थे, स्पेसिफिक पॉलिसी क्या इसके लिए लाई जाएंगी वो नहीं दिखा। हो सकता है अगले सप्ताह उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो नया टैक्स कोड है लॉ जी भाई। पेश करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि कुछ आए। लेकिन तो ओवरऑल ये था। और तीसरा जो असेसमेंट अगर बजट का मैं करूं, तो मैं समझता हूं कि वो रियलिस्टिक है। क्योंकि हालांकि अब तक अगर आप देखें तो इकोनॉमी को काफी गति सरकार की स्पेंडिंग ने किया है। और पिछले साल की बड़ी अग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की आउटले थी, 11,11,000 करोड़ की। लोग उम्मीद कर रहे थे कि उससे कहीं ज्यादा इस बार होगा। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में खर्च ही हुआ है 10,18,000 करोड़, तो उसके पर्सपेक्टिव में 11,20,000 करोड़ का अगर आउटले रखा गया है बजट में, तो मेरे ख्याल से वो रियलिस्टिक है। जी तो ये तीन भागों में बांट देता हूं मैं अपने बजट के असेसमेंट को। बिल्कुल सही बात है सर। शायद यही बात है जो बाजार को शायद अच्छी नहीं लगी है, लेकिन उस पर हम और डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन पहला रिएक्शन जरा सुनील सर से भी ले लेते हैं। सुनील सर, कैसे आप देख रहे हैं बजट को, और बाजार को क्या नहीं अच्छा लगा इस बजट में? देखिए, पहली चीज है कि मेरे लिए बजट ये बहुत बढ़िया बजट थी। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये कि भले ही मार्केट को पसंद ना हो, राइट, मगर इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है उस समस्या को डायरेक्टली उन्होंने टैकल किया है। क्या है वो समस्या? कि प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स गवर्नमेंट के कैपेक्स को हाथ नहीं दे रही थी। और उसका कारण क्या है? कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में 75-74% में अटक गई थी, क्योंकि मास मार्केट की कंजम्पशन बढ़ नहीं रही थी। और जब मानसून अच्छी आई और रूरल कंजम्पशन पिकअप हुआ, तो अर्बन में स्लो डाउन हुआ। क्यों? क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन आके उनके कंज्यूमर सर्कल्स को घटा रही थी, और दूसरी बात थी कि पोस्ट कोविड जो भी इनकम का इंक्रीज हुआ पर कैपिटा, वो ज्यादातर महंगे रिच लोग को ज्यादा गया, और जो आम जनता, लोअर मिडिल क्लास, उनकी इनकम उतनी नहीं बढ़ी। तो उनकी कॉन्फिडेंस कंजम्पशन करने के लिए घट गई थी। इसलिए मास मार्केट के जो प्रोडक्ट है, वेरस जो महंगी प्रोडक्ट है, बड़े बड़े 10 करोड़ वाले घर या 7-8 लाख वाली गाड़ियां, ये अच्छी बिक रही है। तो ये के शेप जो रिकवरी थी, ये प्रॉब्लम क्या थी कि प्राइवेट सेक्टर अपना कोई भी एक्सपेंशन का काम आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, भले ही वो बात करते थे कि हम करेंगे करेंगे। तो इस बजट में जो टैक्स रिलीफ दिया गया, उससे जो पैसा हाथ में दे रहे हैं, अभी ये 12 लाख की बात सुनिए, 85% टैक्स पेयर इस ब्रैकेट में आते हैं। और अगर एट 12 लाख आपको करीबन 6,500 हर महीने कैश मिलता है हाथ में, जी। तो उस 6,500 का ईएमआई देकर क्या खरीद सकते हैं? तो डायरेक्टली उन्होंने कंजम्पशन की हैबिट को टैकल किया है, जिसका इफेक्ट 3 से 6 से 9 या 1 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी क्रिएशन की कामकाज में आपको दिखेगी। तो ये लॉन्ग, क्योंकि खाली गवर्नमेंट की खर्च, और पिछले साल गवर्नमेंट खर्चा भी नहीं कर पाई कि कितना रोड बनाएंगे, कितना ब्रिज बनाएंगे। और ये रोड और ब्रिज बनाने से एम्प्लॉयमेंट का मेन प्रॉब्लम टैकल नहीं होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लेबर है। करेक्ट। वेयर प्राइवेट सेक्टर जब कैपेक्स की काम शुरू किए, तो मिड एंड स्मॉल कैप एमएसएमई एंटरप्राइजेस जहां लेबर ओरिएंटेड है, उनका एक परमानेंट जॉब क्रिएशन होता है। तो मेरे ख्याल में ये सही मुद्दा उन्होंने पकड़ा
कि खाली गवर्नमेंट की कैपेक्स को छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स को आना है तो कंजम्पशन बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत एक स्ट्रांग इफेक्ट लिया है। और 1 लाख करोड़ उन्होंने जो खो दिया है इन टर्म्स ऑफ इनकम, वहां पे खाली मेरी एक नाराजगी है बजट में जी। कि 4.8 से 4.4 जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि एक 0.1% ऑफ फिस्कल डेफिसिट 30,000 करोड़ है। तो 4.8 से शायद वो 4.6 तक जाते हैं अगले साल के लिए, तो 60,000 करोड़ वो कैपेक्स में और डिप्लॉय कर सकते थे। जैसे संजय सिन्हा साहब ने कहा, फ्लैट कैपेक्स रखा है, रिवाइज एस्टिमेट से नेक्स्ट ईयर को फ्लैट रखा है, तो और 60,000 करोड़ अगर खर्चा करते तो शायद मार्केट को भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेशन पे उम्मीद आती। खाली ये एक मेरी नाराजगी है। मगर फिस्कल डिफिसिट का नंबर अपनी रेटिंग को कायम रखेगी रेटिंग एजेंसी के सामने, और शायद एफआईएस भी जब वो वापस आएंगे, क्योंकि अब एफआईएस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बात अलग है, अमेरिका के टैरिफ की बात है, डॉलर पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंडिया की अर्निंग सीजन ठीक नहीं थी। ये सब बात ठीक होने से एफआईएस वापस आएंगे, पर उसके लिए रास्ता क्लियर है कि कोई भी एक रिस्क फैक्टर इकोनॉमी के लिए नहीं बना। तो मैं इकोनॉमी की ओर से देखूं तो ये अच्छा बजट है, इसका बहुत मैं अच्छा रैंक दूंगा। मार्केट क्यों नहीं अच्छी रिएक्ट कर रही है? क्योंकि मार्केट में इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर्स में बिल्डअप हुआ था 3-4 दिन पहले से कि इंफ्रा रिलेटेड अनाउंसमेंट हर बजट की तरह यहां पे भी धूमधाम से होगी। वो नहीं हुई तो एक डिसअपॉइंटमेंट है। तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या जो भी वो सेल करके, मेरे ख्याल में एक हफ्ते में, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी भी एक इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर आज नहीं चली, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी के बाद ही बैंकिंग के ऊपर कुछ रुझान मिलेगा। मगर ये जो कंजम्पशन के साथ मेरा मानना है कि सेविंग्स का भी पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि हायर इनकम में भी थोड़ी सेविंग्स है, तो शायद वो एसआईपी अपना बढ़ा देंगे। तो मेरे लिए ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल मार्केट में आने की ओर, उसके लिए भी पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे मार्केट इसको समझेगा, और जरूर मेरा मानना है कि अगर आरबीआई पॉलिसी सपोर्टिव आ गई तो जरूर मार्केट वापस बाउंस में आ सकता है, आज भले ही वो एक नेगेटिव रिएक्शन दिखा रहा हो। तो ओवरऑल मेरे लिए ये बजट मैं एक्चुअली 8-10 में से दूंगा, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म को इग्नोर करके एक मीडियम टर्म में जो भी देश की उन्नति के लिए करना चाहिए उसके ऊपर ध्यान दिया है। ये अच्छी बात है मेरे लिए। चलिए, ये अच्छी बात है। संजय सर, कंजम्पशन पे काफ़ी फोकस रहा है, खास तौर से जो मिडिल क्लास को छूट दी गई है ऐसो देखकर, लेकिन जो तमाम चिंताएं हैं, क्या सिर्फ ये छूट एड्रेस कर पाएगी उसको, जिसमें हम जीएसटी हो, बाकी सरकार की घटती कमाई हो, हम जीडीपी के आंकड़े हो, मिडिल क्लास का जो है जिस तरीके से हम देख रहे हैं खर्च करने की क्षमता घट रही है, इन तमाम परेशानियों को क्या एक कटौती एड्रेस कर पाएगी, या फिर आपको लगता है सीरीज ऑफ इवेंट बाकी है, अभी आरबीआई की तरफ से रेट कट बाकी है, ईट पे कमीशन आना बाकी है, तो अगर हम आने वाले टाइम में अगर हम 6-8 महीने 9 महीने का व्यू लेकर के चलें, तो अगर ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो शायद कंजम्पशन को एक बूस्ट मिल सके। बिल्कुल जी, आपने ये सही कहा। इसमें दो चीज और भी ऐड कर देने की जरूरत है। नंबर वन, कि देखिए हमारा कंजम्पशन लार्जली डिपेंडेंट रहेगा हमारे इनकम पे। टैक्स तो मार्जिनल फैक्टर होता है, और उसमें अगर कोई रियायत आती है तो वो हमारे लिए एक भले एडेड आइटम हो गया, लेकिन जो मैं जो खर्च करता हूं उसका मेन तो मुद्दा रहता है मेरा इनकम। और अगर आप रूरल और अर्बन दोनों को एक साथ देखें जी। तो हम कितना खर्च कर पाएंगे वो फंक्शन होगा 2-3 फैक्टर्स का। पहला तो ये कि मौसम कैसा रहेगा, अगर बहुत भीषण गर्मी पड़ी या बहुत तेज बारिश हुई तो उस पर रूरल इनकम जो है उससे अफेक्टेड रहता है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा, हमारी खर्च करने की हैसियत जो है वो इन्फ्लेशन पर भी डिपेंडेंट रहेगी। अगर हमको टैक्स में रियायत मिला और इन्फ्लेशन की दर अगर ऊपर रही तो फिर उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो चला जाएगा इन्फ्लेशन में, तो वो भी मुझे अपने नजर पे रखना पड़ेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण फैक्टर है कि हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ नॉमिनल तौर पे कितनी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो इकोनॉमिक सर्वे में एस्टिमेट आया है वो करीब 10.5% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। तो इतना ग्रोथ अगर नॉमिनल जीडीपी पे होता है तो उतना और भी पैसा अवेलेबल है लोगों के हाथ में नॉमिनल टर्म्स में, जिसको कि हम या तो सेव कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं। तो इन सब का अगर मैं मिला जुला असर देखूं तो सिर्फ एक बजट के इवेंट्स को मानकर चलना कि वही एक्सट्रापोलेट हो जाएगा और इमीडिएटली बड़े रूप में कंजप्शन को बढ़ावा देगा, शायद वो उचित ना हो। बाजार की रिएक्शन आज जो भी हो,
लेकिन ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ तिमाही में जो रुकावट आई थी वो अधिकतर रूरल कंजम्पशन पर, सॉरी, वो अर्बन कंजम्पशन पे आई थी। रूरल कंजम्पशन जो था वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था। जो टैक्स की रियायत दी गई है वो नॉर्मली सैलरीड क्लास के लोग अधिकतर अर्बन एरिया में ही होंगे, तो इसलिए डायरेक्टली अर्बन कंजम्पशन को बूस्ट प्रदान कर रहा है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। कंजम्पशन पर और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि कंजम्पशन सिर्फ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स नहीं है। उसमें के दायरे में टू व्हीलर, पैसेंजर कार्स, अर्बन हाउसिंग या हाउसिंग ले लें, तो ये सब कंजम्पशन का ही एक मिला जुला समूह है। तो आज अगर आप देखें तो आई थिंक सुनील सुब्रमण्यम साहब भी मेंशन कर रहे थे कि जी। हम लीवरेज करके कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी आप देखिए ऑटो में नए नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, तो ये जो के शेप रिकवरी देखी गई थी कंजम्पशन में, वो बरकरार रहेगी आगे के कुछ समय तक, ऐसा लग रहा है बजट को देख के। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन को इम्पैक्ट करते हैं, सिर्फ एक टैक्सेशन ही नहीं है। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते क्या अपने पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की आवश्यकता है इस बजट को ध्यान में रखते हुए? क्या जो लोग पीएसयू डिफेंस में थे उन्हें अब कंजम्पशन वाली स्टोरी की तरफ मूव करना चाहिए? जिन लोगों का नज़रिया अगर 6-8 महीने साल भर का है, आपको सजेस्ट करना चाहेंगे संजय सर? मेरे ख्याल से बिल्कुल जी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि आप शिफ्ट करेंगे तो ब्लाइंडली करना उचित नहीं होगा। आपको वैल्यूएशन को भी एक देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं वो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, उस पर भी नजर रखिए। और कंफर्मेशन के लिए अगले तिमाही की रिजल्ट को भी देखिए कि कैसा आ रहा है, मॉनसून की फोरकास्ट कैसी है वो भी देखिए, इन्फ्लेशन की दर को भी देखिए। तो इसी के लिए कोई बड़ी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि आपने स्पेसिफिकली डिफेंस और रेलवेज के बारे में चर्चा उठाई, तो देखिए बजट, मैं समझता हूं कि बजट को ना 3 भाग में देखना चाहिए। पहला रिएक्शन होता है बजट स्पीच का, जो आप और हम सुनते हैं। दूसरा रिएक्शन होता है फाइनेंस बिल पढ़ने के बाद, जहां पर कि एक्चुअल डिटेल्स रहता है। और तीसरा होता है जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है बजट का। तो आज का रिएक्शन सिर्फ बजट स्पीच का है, अभी तो हमने पूरी फाइनेंस बिल पढ़ी कहाँ, और बिल्कुल। उसका एग्जीक्यूशन होते होते क्या होगा पता नहीं। नहीं तो उसके लिए सर आपको पूरा समय मिलेगा, और उसके बाद आपके साथ आधे घंटे का इंटरव्यू किया जाएगा ताकि आप डिटेल एनालिसिस कर सकें उसका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज के बिजी में अपना समय निकालने के लिए। सुनील सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ों पे आपने कहा कि पॉजिटिव बजट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपकी बातें सुन करके मुझे लग रहा है बाजार भी थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी जो है हम देख रहे हैं कि आती हुई बाजार के अंदर, निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। एक समय 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी निफ्टी में, और अब वहाँ से रिकवरी आती हुई 0.25% से कम की गिरावट अब रह गई है। तो लोअर लेवल से बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। सर अभी क्या, जैसा जो सवाल मेरा संजय जी से था वो आपसे भी है, क्या कोई स्ट्रेटजी में चेंज करना चाहिए क्या? अगर हम किसी सेक्टर पे लोगों का ओवर ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है पीएसयू डिफेंस जैसे शेयरों पर, तो हमारे पास सवाल भी अभी वही सब आ रहे हैं, तो क्या वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा लॉस बुक करके दूसरी तरफ शिफ्ट करने का ये समय है क्या? देखिए, ज़रूर मैं मानता हूं कि डिफेंस और रेलवे में जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई बजट से। जी। तो अब डिफेंस और रेलवे दोनों गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर डिपेंड है, तो अगले बजट तक अभी उधर कुछ नया कुछ सोच नहीं आने वाली है। तो अगर आप प्रॉफिट में हैं वहां पे प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं, नहीं वो बात मेरी है, क्योंकि ऐसे नहीं कि खाली सब लॉस में है, कुछ लोग अर्ली आएंगे होंगे उन स्टॉक्स में तो प्रॉफिट में भी होंगे। तो प्रॉफिट में जो है उनको प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए डिफेंस और रेलवे में। बट मेरी फोकस देखिए एफएमसीजी में अभी भी है, क्योंकि अभी भी देखिए आज की रैली के लेवल को उठाते हुए भी एक साल में अभी भी एफएमसीजी सेक्टर का ब्रॉडर मार्केट से कम ही हुआ है ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ।
तो अभी भी उधर रूम है बढ़त के लिए, और अगर कुछ रेट कट होता है तो वो कंजम्पशन के लिए भी पॉजिटिव आएगी। तो एफएमसीजी में मैं निवेश को जारी रखने का कहूंगा और थोड़ा भी बढ़ा सकते हैं। मगर मेरी जो पॉजिटिव, अगर आपके पास 1 साल का टाइम फ्रेम है तो मैं समझूंगा कि मिड एंड स्मॉल कैपिटल गुड्स सेक्टर, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि इसके कारण जो कंजम्पशन बूस्ट आएगी उससे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का बढ़त आप कुछ ही दिनों में देख पाएंगे। अब दिख नहीं रहा है, मगर अब सही मौका है खरीदने का। अगर टाइम फ्रेम 1 साल का हो तो जो मिडिल, क्योंकि पहला ऑर्डर बुक उनको आता है। एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी अगर एक्सपेंशन लॉन्च करती है तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, उनकी टरबाइन सप्लायर, उनको ही पहला ऑर्डर बुक आता है। तो वहां पे मेरी फोकस होगी कि अभी खरीदें, स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग दी स्टॉक्स, क्योंकि एक ना एक दिन जरूर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का पिकअप होगा, तब आपको फायदा मिलेगा। और ये न्यूज पब्लिक में अभी नहीं है, तो बाय व्हेन द फियर इज हाई एंड सेल व्हेन द ग्रीड इज हाई, राइट। तो ग्रीड का वक्त हो गया अभी डिफेंस और रेलवे में, अब बाय का वक्त है मेरे लिए कैपिटल गुड सप्लायर्स में और सीमेंट में, क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन में जो होता है उसमें एक बेनिफिट होता है। और सीमेंट में इसके अलावा एक बात है कि बहुत कंसोलिडेशन की बात चल रही है, बड़े बड़े कंपनी छोटे कंपनी को मर्ज कर रहे हैं, और मर्जर्स का भी बजट में अनाउंस किया कि कुछ फैसिलिटेट करेंगे। तो सीमेंट एक कंसोलिडेटिंग सेक्टर है जो इस प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स रिवाइवल से उसको भी बेनिफिट होता है। तो मेरी फोकस उसी पे होगी। बिल्कुल सर। सर आज हमने देखा 2-3 सेक्टर्स को लेकर के कुछ एक अनाउंसमेंट हुई है, उस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। जैसे एक फिशरीज को लेकर के बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को के कुछ जो है छूट दी गई है, वहाँ पर कुछ एक उपकरणों को लेकर के, एलईडी पे जो है हमने देखा कि छूट दी गई, ईवी बैटरीज को लेकर के जो है रियायत की घोषणा की गई है। तो ये जो 2-3 थीम्स हैं, जैसे मरीन है, फिशरीज है, ईवी बैटरीज है, शिपिंग सेक्टर है, ये लेदर पे जो है रियायत दी गई है। तो उसके चलते हम देख रहे हैं ये बाटा हुआ, बाकी जो लेदर से जुड़ी कंपनियां, जूते बनाने वाली कंपनियां, उनमें अच्छी जो है रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या इन पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए क्या, जहां पर सरकार थोड़ी राहत दे रही है आगे बढ़ने के लिए? आप कैसे देख रहे हैं छोटे छोटे सेक्टर्स को? नहीं, बिल्कुल, देखिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है ये सब ना, तो लेदर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब डेफिनेटली देखिए ये नए ट्रम्प के ज़माने में बहुत सारी ध्यान होने वाली है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, अभी तक उन्होंने ऐलान किया है चाइना, मेक्सिको, कनाडा के ऊपर। इंडिया की बात नहीं उठाई उसने, क्यों? क्योंकि अभी तक बातचीत जारी है, और एक इंडिया की ओर से एक फेवरेबल डिसीजन एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम भी कुछ सर्विसेज खरीदेंगे, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे, उधर से खरीदेंगे, तो हमारी एक्सपोर्ट शायद बढ़ सकती है। तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे कुछ अभी गवर्नमेंट अभी से रास्ता क्लियर कर रही है। मेरा ख्याल है कि ये जो दो चीज़ के ऊपर ध्यान है, एक एक्सपोर्ट से और एक है अल्टरनेटिव एनर्जी। आपने ईवी की बात छेड़ी, और उसके साथ मैं बताऊं कि न्यूक्लियर पे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, तो ऑयल का डिपेंडेंस के ऊपर गवर्नमेंट जो स्ट्रांग ये कमिटमेंट दे रही है, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे भी सप्लायर जो इससे बेनिफिट होंगे इन न्यूक्लियर प्लांट्स के, वहां पे ध्यान होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जरूर, क्यों मेरे वही सोच है कि ये सब आपके अच्छे फिल्टर है, ये सब इकोनॉमिक फिल्टर है। अभी ध्यान देना चाहिए कौन सी कंपनियां इनसे बेनिफिट होगी, और शायद वो डायरेक्टली वो कंपनी ना हो मगर उसकी सप्लायर हो। तो ये मेरे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अच्छा स्टडी करें इसको, और देखें कि कहाँ पे डाउनस्ट्रीम में इसका बेनिफिट उठाने वाली कंपनी आ सकती है। पेरहैप्स एट द टॉप लाइन उनको तो न्यूज़ पब्लिक में आ जाती है तो टाइम हो गया, मगर जैसे जैसे आपको यहाँ पे ये पब्लिक प्राइवेट न्यूक्लियर में समझिए, तो वहाँ पे भी जो सप्लायर्स होंगे ये प्लांट को बनाने में, कौन सी प्राइवेट सेक्टर इसमें शामिल होगी, ये सब इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ रहे हैं। जरूर ये मार्केट की डेप्थ और इसको एक्सपैंड करेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। डिटेल एनालिसिस एक बार फिर से करेंगे आपसे अगले हफ्ते जो है, और क्या कुछ निकल करके आ रहा है बजट में। कुछ नंबर देना चाहेंगे सर 10 में से इस बजट को? दूंगा इसको। कुछ नंबर देना चाहेंगे सर बजट को? 8। चलिए चलिए ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।